हमारा पाठ नंबर 2 था अनूठे इंसान। उसमें हमने समझ प्राप्त की थी, तो उसका मैं आपको पुनरावर्तन कराती हूँ। उसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, ऐसा था नेपोलियन और दूसरा था सच्चा धन। इन दोनों प्रश्न की हमने माहिती और समझ प्राप्त कर ली। ठीक है, अब इस वीडियो में अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ऐसा था नेपोलियन। उसमें ये नेपोलियन की बचपन की घटना दी गई है। वो एक सत्यवादी था और सत्य बोलने से कभी वो सत्य का डटकर सामना करता था और उसके लिए वो पीछे नहीं हटता था। तो उसके बचपन की घटना नेपोलियन की ऐसा था नेपोलियन में दी गई थी। और दूसरा जो प्रश्न था सच्चा दान, तो देशभक्ति के लिए कोमुनी नाम की जो लड़की है वो अपने सारे आभूषण दे देती है और उसके एक घटना दी गई है। तो इसका हमने समझ प्राप्त की थी। अब हम उसमें आने वाले अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो बच्चों, अब हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न है नंबर 1, नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में क्या अंतर था। जो नेपोलियन और उसकी बहन के बारे में हमने जो बात की, तो उन दोनों के स्वभाव में क्या अंतर था वो हमें लिखना है। तो उसका आंसर आएगा, नेपोलियन जो है वो सच बोलने से नहीं डरता था, उसमें सच्चाई का सामना करने का साहस था। नेपोलियन में सच्चाई का सामना करने का साहस था। इसी के कारण दूसरे की हानि वह सहन नहीं कर सकता था। उसकी बहन का चरित्र इससे विपरीत था, यानी कि अलग था। वह डरपोक थी और वह सच्चाई का सामना नहीं कर सकती थी। वह झूठ बोलकर सच से बच निकलने में ही भलाई मानती थी। उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी। हमने देखा था कि उसकी बहन उसे नेपोलियन से क्या कह रही थी कि यहाँ से हम भाग चले, तो वह अपने बचाव की चिंता कर रही थी, दूसरों के नुकसान की उसे चिंता नहीं थी। इसी प्रकार नेपोलियन और उसकी बहन के स्वभाव में बहुत अंतर था। ठीक है, ये था उसका आंसर। नंबर 2, आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते। यदि आप नेपोलियन की जगह होते तो क्या करते। तो नेपोलियन का धक्का लगने से अमरूद बेचने वाली लड़की को अमरूद जो थे वो कीचड़ में गिर गए थे, हमने देखे ना। तो वो सारे के सारे अमरूद थे वो खराब हो गए और उसी की वजह से वह सारे अमरूद नहीं बेच सकती थी। उसे डर था कि उसकी माँ उसको वो क्या जवाब देगी। नेपोलियन को लगा कि उसकी कारण से इस गरीब लड़की की हानि हुई है, तो उस हानि को पूरा करने का उसने अपना फर्ज समझा और उसने अपनी माँ को सच हकीकत बताकर उस लड़की को माँ से पूरे पैसे दिलवाए। तो ये नेपोलियन की जगह यदि आप होते, मैं होता, तो मैं भी उसकी तरह गरीब लड़की का नुकसान न होने देती। ठीक है। नंबर 3 है, आप अपने जेब खर्च का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो आपकी मम्मी आपको कुछ पैसे दे जेब खर्च के लिए, तो उसका उपयोग आप किस प्रकार करते हैं। तो शायद आपको 10 रुपये मिले तो मैं उसका कोई बिन जरूरी खर्चा नहीं करती। यदि मुझे सहपाठी की सहायता करनी है तो उसका मदद करूंगी, या कोई फ्रेंड का बर्थडे हो तो उसको गिफ्ट देने के लिए, वर्षगांठ का उपहार देने के लिए जो बचत दी है उसमें से कुछ गिफ्ट या लाके खरीद कर दूंगी। या किसी के लिए कोई ज़रूरत हो, स्कूल में कोई नाश्ता ना लाया हो या और फिर मैं भी ना लाई हो, तो उस पैसों से नाश्ता कर सकते हैं। या इसी प्रकार जेब खर्च में आवश्यकता के अनुसार मैं उसका उपयोग करती हूँ। वैसे आपको ये लिखना है। बापू के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बापू के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बापू का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी था। लोग उन्हें महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो तो हमें पता ही है। महात्मा गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लंबी लड़ाई लड़ी थी, हमने सुना है ना। वे अनेक बार जेल भी गए थे।
उन्होंने कई सत्याग्रह किए। आज़ादी की लड़ाई में देश की जनता ने उनका पूरा साथ दिया। लोगों ने उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान भी दिया। वो हमारे क्या हैं? राष्ट्रपिता है। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश स्वतंत्र हुआ। तो 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में बापू की हत्या हो जाती है। बापू ने हमें शांति, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। उनकी जो समाधि है वो राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये बापू की जो 5 से 7 लिटी में हम उनके बारे में भी लिख सकते हैं। तो ये बापू के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो आपको दूसरा और तीसरा प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है। आगे है नंबर 5, बापू धन क्यों इकट्ठा कर रहे थे? तो बापू क्यों धन इकट्ठा कर रहे थे? क्योंकि उस समय देश में आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था। आपको पता होगा कि आज़ादी के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसमें कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह आंदोलन चल रहा था, तो बापू उसके नेता थे। तो आंदोलन के लिए धन की ज़रूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते? इसलिए वे सारे देश में घूम घूम कर सभाएं करते और धन इकट्ठा करते थे। आगे प्रश्न नंबर 6, आपको कौमुदी का पात्र कैसा लगा? क्यों? तो यहाँ पे जो कौमुदी का पात्र है वो आपको कैसा लगा और क्यों? तो जो कौमुदी का पात्र है बहुत ही प्रेरक है। ठीक है, और क्यों? तो महिलाओं को गहनों के प्रति स्वाभाविक मोह होता है। हम सब महिलाओं को गहनों पर मोह है ना। तो फिर कौमुदी तो अभी 16 साल की बालिका थी। उसने गहने बहुत कीमती थे, तो ऐसे गहने दोबारा नहीं बन सकते थे। फिर भी उसने क्या किया? देश की आज़ादी के लिए उसने अपने गहनों का त्याग कर दिया। गांधी जी को अपने सभी गहने भेंट कर उसने साबित कर दिया कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए कौमुदी का जो पात्र है वो हम सबके लिए बड़ा ही प्रेरणादायक है। तो बच्चों, ये अभ्यास के जो 7 क्वेश्चन हैं उसमें से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 7 जो लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमारी समझ के लिए था। तो प्रश्न नंबर 2, 3 जो चर्चा के लिए वो भी ज़रूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 4 जो है संज्ञा से बनाने वाले विशेषण शब्द ये है उनका प्रयोग करके लिखना है। धर्म तो और धार्मिक, तो मेरे दादाजी कोई न कोई धार्मिक कार्य करते रहते हैं। ठीक है, वैसे शब्द बनाकर प्रयोग करना है, वो भी लिखने की जरूरत नहीं है। इसके आगे प्रश्न नंबर 5, लिंग परिवर्तन कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है उदाहरण के अनुसार लिंग परिवर्तन कीजिए। तो आम આપણે लिंग परिवर्तन करवाનું છે। જેમ कि यहाँ पे उदाहरण में दिया है पुत्र तो पुत्री, तो मेढक का क्या होगा? मेढकी। यहाँ पे मैं लिखती हूँ मेढकी। देव तो क्या होगा? देवी। तरुण तरुणी। हिरण हिरनी। कुमार तो कुमारी। ठीक है, ऐसे हमें लिंग परिवर्तन करना है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे है उदाहरण में दिया है सांप, तो सांपिन। तो कुम्हार का क्या होगा? कुम्हारीन। कुम्हारीन। नाग का होगा? नागिन। बाघ का होगा? बाघीन। धोबी का होगा? धोबीन। यहाँ पे दीर्घई है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? हर्षवई लगानी है, वो हमने सीखा था। ग्वाला का होगा? ग्वालिन। ठीक है, अब है उदाहरण में देखिए मोर, तो उसका है मोरनी। तो शेर का होगा? शेरनी। डॉक्टर का होगा? डॉक्टरनी। जादूगर का होगा? जादूगरनी। ऊंट का होगा? ऊंटनी।
और मास्टर का होगा मास्टरनी। ठीक है, ये थे हमारे लिंग परिवर्तन। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आगे है प्रश्न नंबर 7, चित्र के आधार पर चर्चा करके कहानी लिखिए। तो कहानी हमारी एग्जाम में पूछा जा सकती है, लेकिन चित्र नहीं देते, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कहानी जो दी गई है वो आपको सुनाती हूँ। देखो यहाँ पे चित्र में, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक जंगल था, उसमें एक तालाब के किनारे कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ, उस चारों मित्र रहते थे। यहाँ पे मित्र दिए गए हैं। तो एक दिन हिरन घूमते घूमते शिकारी के जाल में फंस जाता है। यहाँ पे जो चारों चित्र दिखाई देते हैं मित्र, ये चारों मित्र थे। वो ये जो क्या है, हिरन घूमते घूमते एक दिन ये शिकारी के जाल में फंस जाता है। कौवा, चूहा और कछुआ कहीं दूर चले गए थे, उन्हें पता नहीं था, वो उनके साथ नहीं थे। तब उसने मित्रों को आवाज दी, पर वहां कोई भी नहीं था। कुछ समय के बाद कौवा आया। कुछ समय के बाद देखो यहाँ पे कौवा उसे देख जाता है। कौवा आया तो कौवा का देखा और तो वो बहुत दुखी हुआ। अपने मित्र को ऐसे देखकर वो बहुत दुखी हुआ। उसने हिरन से कहा कि तू चिंता मत कर, मैं अभी तुम्हें जाल से मुक्त कराता हूँ। वह उड़ता हुआ चूहे के पास जाता है। वो उड़ता हुआ चूहे के पास जाता है और उसे बुला लाता है। यहाँ पे देखिए चित्र में, तो चूहा भाई जल्दी चलो, वो चूहा के पास जाकर बोलता है, चूहा भाई जल्दी चलिए, अपना मित्र हिरन जो है वो शिकारी के जाल में फंस गया है। जाल काटकर उसे तुम्हें मुक्त कर सकते हो, और ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जल्दी पहुंचा दूंगा। कौवा ने चूहे से कहा। कछुए ने कहा, कौवा ठीक कहता है, तुम दोनों जल्दी जाओ, मैं भी बाद में आता हूँ। ठीक है, कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर कहाँ ले आता है, अब शिकारी जो हिरन के पास ले आता है। चूहे ने धीरे धीरे जाल काटना शुरू कर दिया। ये 4 नंबर में देखिए, चूहा क्या करता है, धीरे धीरे जाल काटना शुरू करता है। कौवे ने दूर से शिकारी को आते हुए देखा। उसने हिरन को सावधान किया। हिरन जाल से निकलकर भाग गया। चूहा पास की झाड़ी में छिप गया। तब तक कछुआ वहां पहुंच चुका था। शिकारी के पास थैली थी। हिरन को न पाकर गुस्से में उसने कछुए को पकड़कर थैली में जाना चाहा, लेकिन तब तक कछुआ तालाब में સરક ગયા। તો જ્યારે હિરણ એટલે કે હરણ એની પાસે નથી આવતું, ઝાડમાંથી છૂટી જાય છે, ત્યારે તે કાચબાને પકડવાની કોશિશ કરે છે, પરંતુ કાચબો પણ ઝડપથી સરકીને તળાવમાં જતો રહે છે। શિકારી હાથ મળતા રહ ગયા, એટલે કે શિકારીની હાથમાં કશું જ આવતું નથી। इस तरह कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ चारों ने अपनी मित्रता निभाई। तो बच्चों, इस कहानी में शीर्षक आएगा सच्चा मित्र, और सीख आएगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छा मित्र बनाना चाहिए, जो हमें हमारी मुसीबत के वक्त में हमें काम आए। ठीक है, अब यहाँ पे है स्वाध्याय, इसमें प्रश्नों के उत्तर। जो ये प्रश्नों के उत्तर है वो हमने जो छोटे छोटे प्रश्न लिखे हैं 1-2 वाक्य में, उसमें ये आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है जो परिच्छेद है उसका अनुवाद कीजिए और विराम चिन्ह का उपयोग करना है। तो मैं आपको ये अनुवाद समझाती हूँ। दुर्गावती बचपन से ही बहादुर थी, એટલે કે દુર્ગાવતી બાળપણથી જ બહાદુર હતા। युद्ध करने में अपूर्व धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण उन्हें विरासत में मिले थे। એટલે કે તેમને યુદ્ધ કરવામાં અપૂર્વ ધૈર્ય, દૂરંદેશીપણું, અખંડ સાહસ અને સ્વાભિમાન જેવા ગુણ જે હતા તે એમને વારસામાં મળ્યા હતા। जहाँ वे सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी, એટલે કે જ્યાં તે સુશીલ, कोमल, अत्यंत सुंदर અને भावुक હતા। वहीं दूसरी ओर से वीर, साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी,
એટલે કે ત્યાં બીજી બાજુ તેઓ વીર સાહસી અને अस्त्र शस्त्र વાપરવામાં પણ નિપુણ यानी કે कुशल હતા। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वे तीर और बंदूक का अचूक निशाना लगाने में भी कुशल थी। એટલે કે શિકાર તેઓ તીરથી શિકાર કરવામાં તેમને વિશેષ રુચિ હતી અને તીરથી અને બંદૂકથી નિશાન તાકવામાં પણ कुशल હતા। हम यहाँ पे उचित विराम चिन्ह लगाते हैं। बहादुर थी, यहाँ पे जो पूर्ण विराम आएगा। अपूर्व, अपूर्व, धैर्य, दूरदर्शिता, अटूट साहस और स्वाभिमान जैसे गुण उन्हें विरासत में मिले थे। जहाँ वे कोमल, अति सुंदर, सुशील, कोमल, अति सुंदर और भावुक थी। ठीक है। वहीं दूसरी ओर वे वीर, यहाँ पे अल्प विराम आएगा। वीर साहसी और अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। शिकार खेलने में थी, यहाँ पे पूर्ण विराम। शिकार खेलने में उन्हें विशेष रुचि थी। वे तीर और बंदूक का अचूक निशान लगाने में भी कुशल थी। ये थे हमारे विराम चिन्ह का उपयोग और इसका अनुवाद हमें लिखना है। अब बच्चों ये स्वाध्याय के बाद यहाँ पे नीचे भाषा सज्जता में ये जो कहावतें दी है, कहावतों का अर्थ होता है, तो कहावत जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। उसका अर्थ होता, उसको कथन जो होता है वो हमारा व्यंग्य, हमारे भाव दर्शाने के लिए हम कहावतों का उपयोग करते हैं। कहावत का अर्थ है समाज में प्रचलित जो कथन है, हमारे तथ्य है, उसको प्रकट करने वाले जो शब्द हैं उसको हम संक्षिप्त रूप में जो प्रस्तुत करते हैं उसे कहावत कहते हैं। यानी कि हम किसी से झगड़ा ना करें और हमारे जो व्यंग्य है, उस भाव हमारे हैं, तो उसे हम संक्षिप्त में उसे दर्शा देते हैं एक कहावत के आधार पर, तो उसे कहावत कहते हैं। तो हम यहाँ पे कहावत देखते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि यहाँ पे हमें अर्थात के बाद जो दिया है वही लिखना है, वो उसी का अर्थ है। अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उसका अर्थ है अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। ऊंची दुकान फीका पकवान, उसका अर्थ है प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। उसका अर्थ क्या है? उसकी जो ऊंची दुकान, तो उसकी जो प्रसिद्धि है उसके अनुरूप नहीं है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि इसका अर्थ है एक दोस्त के साथ साथ दूसरा दोस्त भी लग जाना। तो उस पर करेला यानी कि करेले की जैसे उसके साथ एक दोस्त तो था ही, लेकिन उसके पर दूसरा दोस्त लग गया। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, अर्थात एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। कंगाली में आटा गीला, उसका अर्थ है मुसीबत में और मुसीबत आना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तैली, तो उसका अर्थ है दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना। कोयले की दलाली में हाथ काला, जब हम कोयले बेचते हैं तो उसकी दलाली करते तो हाथ काले होते ही है ना। उसका अर्थ है बुरे के साथ रहने पर बुराई मिलती है। हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो बुराई मिलेगी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है। जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, उसका अर्थ है जो डींग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। यानी कि जे बहु मोटा होशियारी मारता होय, जे देखाड़ता होय, परंतु ये काम करवानी ताकत ना होय। नाम बड़े और दर्शन छोटे, अर्थात प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। उनके नाम बड़ा है यानी कि उनकी प्रसिद्धि बहुत है, लेकिन तत्व कुछ भी नहीं। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से पाए, यानी कि તમે બબૂલનું પેડ વાવો છો તો આમ એટલે કે કેરી કેવી રીતે મળે એની વાત છે।
अर्थात बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता। यदि हमने बुरे काम किए हैं तो उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो बच्चों, आपको अभ्यास में ये प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्नों के उत्तर, उसमें प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 लिखने हैं। ये दूसरा और तीसरा प्रश्न लिखना नहीं है। उसी तरह स्वाध्याय में यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 जो कहानी है, जो मैंने आपको सुनाई कहानी, वो आपको कहानी नोट में लिखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्वाध्याय के प्रश्न आ जाते हैं, फिर विराम चिन्ह का उपयोग करके अनुवाद लिखना है। तो यहाँ पे पहले आपको परिच्छेद लिखना है विराम चिन्ह का उपयोग करके, फिर उसके बाद अनुवाद लिखना है, ठीक है। और भाषा सज्जता में जो हमने ये कहावतें सुनी, मैंने आपको बताया, वो कहावतें ये लाल अक्षर जो है वो लिखना है और उसका अर्थ करके, ये अर्थात के बाद जो मैंने लिटी की है वो उसका अर्थ है, तो उसी तरह आपको लिखना है। ये हमारा HW था जो आपको लिखना है, ठीक है। थैंक यू।